हमसे जुड़ गए हैं। राकेश अचल जी का नेट नहीं जुड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी आपका। राजीव खंडेलवाल जी राजनीति से जुड़े व्यक्ति रहे, बीजेपी में भी रहे और आजकल राजनीति से उन्होंने तलाक ले लिया है। सक्रिय राजनीति से, चुनाव की राजनीति आजकल नहीं करते। राजीव जी आपके पास आना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के नए फेंकू श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो देखते जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है? आप क्या कहेंगे? प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। रानडे जी के कहने के बाद तो कुछ कहने का अब रह ही नहीं जाता है। बहुत सीनियर आदमी है और उन्होंने वहां की राजनीति देखी है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप मध्य प्रदेश की सिंधिया परिवार और महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार की तुलना कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी। बाल ठाकरे जी का जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो उनसे मिलने गए थे। ठाकरे अपने निवास से बाहर नहीं निकले थे। ये उनका जज्बा दजबा था। और बाल ठाकरे जी के जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे जी को भी वही दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी के बाबत हमने सुना है कि उनके ड्राइंग रूम या कहें दरबार में जब वो बैठते थे तो दूसरी कुर्सी एक्स्ट्रा लगी नहीं होती थी कि कोई आदमी बैठ भी पाए। और श्रीमंत कहना हर आदमी का एक आवश्यक वो शिष्टाचार माना जा होता था। आज माधवराव सिंधिया तो इंदिरा जी के से लेके राहुल गांधी के सखत और वो उनके किचन तक उनकी अप्रोच थी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की क्या किचन तक नरेंद्र मोदी जी की पहुंच है? वो स्थिति बाल ठाकरे जी की है, क्यों उनके उद्धव ठाकरे जी की है। तो ये राजनीतिक यथार्थ है। आज वो दर दर घूम रहे हैं क्योंकि आज उनको राजनीतिक एग्जिस्टेंस का सवाल आ रहा है। और जब राजनीति में जब अपनी पकड़ कमजोर होती है तो आदमियों को सहारे की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी गलती की है। यदि वो कांग्रेस में रहे होते तो कमलनाथ ओवर एज, उनकी एज अब राजनीति के लायक साथ नहीं देगी। तो नेचुरल रूप से कांग्रेस के वो नेता जो होते वो एक छत्र राज उनका होता। और चूंकि उनकी हाईकमान से डायरेक्ट लिंक थी तो कहीं ना कहीं वो आगे आज मध्य प्रदेश के एकमात्र नेता होते और आगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री होते यदि सरकार उनकी बनती तो। लेकिन राजनीति में क्या तुरंत फुरंत जो आदमी देखता है, लंबी पारी खेलना और तुरंत लाभ लेना, दोनों में अंतर होता है। और राजनीतिक समझदार वाला व्यक्ति वही होता है जो स्थायी लाभ की ओर देखता है। यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गलती कर गए हैं। और भाजपा का ये हमेशा से ये समझ लिए आजकल ये चरित्र हो गया, पहले तो नहीं था लेकिन ऐसा चरित्र हो गया है कि यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स भाजपा बहुत अच्छे से करना जानती है। और थ्रो इस तरह से जब किया होता है कि वो आदमी का जो अस्तित्व होता है उसको भी वो अपने अस्तित्व के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये बात मेरे को लगता है कि अब धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझ में आ रही होगी। और कहीं ना कहीं वो उनको इस चुनाव में अपने अस्तित्व का खतरा कहीं ना कहीं इनको दिख रहा है। और इसीलिए ये चुनाव जो है ये भाजपा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उस भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति क्या होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये चुनाव भी बहुत कुछ उसको निर्णय करेगा। और ये हमको देखना होगा, वक्त ही बता पाएगा कि उनको कितने लोगों को एडजस्ट किया जाता है और कितने लोग चुनाव में उनको जीत के आते हैं। क्योंकि वहां की जो जब ग्वालियर संभाग में जो नारा लगाया था, महाराजा ने जो धोखा दिया, कांग्रेस ने कहा कि भैया हो गया बहुत, अब महाराजा को अब छोड़िए, गद्दार महाराजा तक कहा गया। और वो परिणाम कुछ उपचुनाव में भी पूरे परिणाम नहीं जीत के आए थे, वहां 8 सीटें हार गए थे वहां भी महाराजा सिंधिया। तो अब वो इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि निश्चित रूप से कमलनाथ और कांग्रेस खासकर प्रियंका गांधी के ये बात कहीं ना कहीं दिल में लगी है कि महाराजा को जमीन दिखाना है। तो उस ताकत को वो कैसे निपटेंगे, यही उनके राजनीतिक कौशल को आगे वक्त बताए। मैं आना चाहता हूं राजीव खंडेलवाल जी के पास। राजीव जी, ये कहा जाता है कि इस चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग बीजेपी कर चुके होगी। इसके बाद उनकी कोई राजनीतिक स्थिति मध्य प्रदेश में रहने वाली नहीं है।
इसे आप किस तरह देखते हैं? क्या बीजेपी केवल विधानसभा चुनाव तक रुकी हुई है? उसके बाद उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहने वाला है पार्टी में? आप कैसे देखते हैं इसे? प्रकाश जी, आप जो होने वाला सत्य है उसकी आप व्याख्या कथन अभी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स करने वाली वर्तमान में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। इसलिए वो परिणाम आप जो बता रहे हैं ये अवश्य संभव ही है। लेकिन दो बातें मैं आपको और बोलना चाहूंगा। राकेश जी, अंचल जी ने जो बोला, क्योंकि वे बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। उनके व्यक्तिगत उनकी मुलाकातें होती रही होंगी सिंधिया जी से। उस आधार पर उन्होंने ये कहा कि सिंधिया परिवार के कोई लोग मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, और क्योंकि वो महाराजा रहे। मेरा इतना ही कहना है कि जहां तक राजमाता सिंधिया जी का सवाल रहा, निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री नहीं बनी, जबकि उन्हें एसपीडी गवर्नमेंट नहीं बनाई थी। उसका सबसे बड़ा कारण जो था कि डीपी मिश्रा जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनकी जिस तरह से अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए एसपीडी गवर्नमेंट बनाई गई, और वो ये मैसेज देना चाहती थी कि उनका कोई भी जो और चिदम्बा आदमी भी व्यक्ति जो है, वो भी डीपी मिश्रा को डीपी को चैलेंज कर सकता है, और वो अपमान जो था उसका बदला उन्होंने लिया, और इसलिए वो मुख्यमंत्री स्वयं नहीं बनी। उसके बाद माधवराव सिंधिया जी रहे हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहा, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो हमेशा रहे हैं। ये उनका बदकिस्मती रही कि माधवराव सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद पर मिलते मिलते एक समय कांग्रेस में संभावना बन गई थी, लेकिन नहीं मिला। और वही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही कि छोड़ने का कारण भी उनका ये रहा कि उनको मुख्यमंत्री पद नहीं बनाया गया। यदि महाराजा होने का मुख्यमंत्री पद उनके लिए कोई महत्व का नहीं था, तो सीधा सा प्रश्न ये आता है कि केंद्रीय मंत्री पद क्यों स्वीकार करते हो? केंद्रीय मंत्री पद जो है वो तो मुख्यमंत्री पद के नीचे ही माना जाता है। राजनीतिक उसका प्रभाव की बात करें, हम देखते हैं कि लोग मुख्यमंत्री पद पे आते हैं और केंद्रीय मंत्री पद छोड़ के, और जब उनको हटाना होता है तो वो मुख्यमंत्री को हटा के उनको केंद्रीय पद में भेज दिया जाता है साइड लाइन करने के। तो ये एक राजनीतिक स्थिति है वहां की। और जहां तक जो उनके लोगों को एडजस्ट करने का सवाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति और भाजपा की राजनीति में बहुत अंतर है। कांग्रेस में छटकों की राजनीति रही है, वहां पे एरियाज बटे हुए हैं। कमलनाथ का एरिया बटा हुआ है, तो सुरेश पचौरी का एरिया बटा हुआ है, तो आपके माधवराव सिंधिया जब थे या ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका एरिया बटा रहा है। चाहे सुभाष हर के रीवा के अर्जुन सिंह के राहुल सिंह का एरिया बटा रहा है। तो अपने क्षेत्रों में उनका इंटरफेयर दूसरे नेताओं का नहीं होता था, और इसीलिए वो अपने लोगों को उस समय मोबिलाइज करने की स्थिति में होते थे कांग्रेस में। लेकिन भाजपा में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। वहां पे चूंकि जब सरकार बनी तो सिर्फ इसीलिए बन पाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह किया, तो उस समय तो उनको मोबिलाइज किया गया, जैसा कि अचल जी ने कहा। लेकिन अब राजनीति भाजपा एस्टेब्लिश हो गई है, और इसलिए वो अब उनकी हर बात माने, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि भाजपा को भी ये लगता है कि जब तक उनके कार्यकर्ता और खुद सिंधिया जी पूरी तरह से भाजपा के रंग में नहीं रख जाते हैं, तो ऐसा कहीं ना हो कि उनके आदमियों को बना के और मजबूत करके उनके घड़े को फिर कहीं से वापस ना भाजपा कांग्रेस में न चले जाए। ये भी एक कारण हो सकता है उनके आदमियों को टोटली वे एडजस्ट न करने का। लेकिन ये भविष्य बताएगा कि आगे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि चुनाव परिणाम ये, यदि भाजपा में किसी नेता की दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस राजनीतिक जिसके एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, तो निश्चित रूप से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है। और वो कितना अपने नेता अपने समर्थकों को चुनाव में टिकट दिला पाते हैं, कितना जिता पाते हैं, और आगे जो मुख्यमंत्री पद की बात की जा रही है कि उनके दावे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुझे लगता है कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के बाद कोई भी निर्णय ले सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, और हो सकता है कि वो माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अर्जुन सिंह समान मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन ये समय की बात होगी, इसको देखना होगा। प्रकाश जी।